अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स के हवाले से एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ कोहिस्तान से है, लेकिन इनकी रिहाइश एबटाबाद में है। ये क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से जानते हैं और इनके कुछ मसाइल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये खुश है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये नाखुश है, और ये अपना पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के जो चीफ सेलेक्टर हैं मिसबाह हक और जो कोच हैं वकार यूनुस, उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। आज हम इनसे क्रिकेट के हवाले से डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और जो मसाइल हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे ये बताएं कि पीसीबी ने जो नया स्ट्रक्चर बनाया है क्रिकेट का, जो इस्लाहात किए हैं, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे बैठने का मौका दिया और अपनी बात पहुंचाने तक मुझे मदद की। जो इन्होंने आपने पहला सवाल पूछा, पीसीबी ने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, जो नया स्ट्रक्चर है, पहले मैं निचले लेवल पे बात करूंगा, जो क्लब लेवल अंडर 19, उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले लेवल पे जाऊंगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर क्या मसाइल हैं, क्या हमें फ़ायदा हुए हैं। जो इन्होंने पहले निचले लेवल पे जो इन्होंने स्ट्रक्चर किया है, क्लब लेवल अंडर 19, अंडर 16, ये इन्होंने एक ऐसा जाल बिछा दिया है, इधर से अब करप्शन का अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, एक गरीब का जो लड़का होगा वो आराम से ऊपर जा सकता है, परफॉर्म कर सकता है, मतलब अपने टैलेंट को शो कर सकता है। जी मैं पूरी चीज़ पर आता हूँ। इन्होंने एक ऐसा जाल बिछा दिया जिधर से अब करप्शन का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। अब इन्होंने जो नीचे लेवल पे क्लब, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने एक ज़बरदस्त नीचे लेवल पर स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है एक प्लेयर्स के लिए। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है नीचे लेवल पर, अंडर 16, क्लब लेवल अंडर 19 पर। इन्होंने सब चीज़ें जो हैं ऑनलाइन कर दी हैं। क्लब लेवल की जो परफॉर्मेंस होगी, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस होगी, वो सीधा पीसीबी के पास जाएगी। अच्छा। पहले ये होता था कि क्लब की जो परफॉर्मेंस होती थी वो एक मतलब जिस तरह गली मोहल्ले का एक नॉर्मल मैच होता है, क्लब लेवल की कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आप जाएँ उधर क्लब क्रिकेट की बड़ी वैल्यू होती है, सब सिलेक्शन क्लब क्रिकेट से होती है। तो पहली जो चेंज खान साहब लेके आए हैं, पीसीबी लेके आई है, क्लब क्रिकेट की वैल्यू इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी है, क्योंकि अब जो भी लड़का क्लब क्रिकेट में परफॉर्म करेगा वो आएगा सिटी क्रिकेट में। अच्छा, वही आएगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड जितना भी होगा वो ऑनलाइन पीसीबी देखेगी, इसने इस मैच में कितने आउट किए हैं, इसने इस मैच में कितने आउट किए हैं, फिर उसको चांस मिलेगा। पहले तो ये होता था क्लब लेवल की कोई हैसियत ही नहीं थी, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट होती थी, ऊपर से कोई फ़ोन आ जाता था कि यार मेरे प्लेयर को आपने रखना है, तो कोच मजबूर हो जाता था, वो रख लेता था। हालांकि क्योंकि मैं खुद इस लेवल पे खेल रहा हूँ, मैं बहुत करीब से इस चीज़ों को देख रहा हूँ, डिजर्विंग लड़के नहीं होते बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं, आप कोई आम बंदा भी देखेगा ये क्रिकेट क्यों खेल रहा है, डिजर्विंग नहीं होते, उनको भी उन्होंने अंडर 19 में खिलाया होता है। अच्छा, 2-2 मैच खिलाए होते हैं, 3-3 मैच खिलाए होते हैं, सिर्फ क्या, उस फ़ोन की वजह से। जी। अब जो नया स्ट्रक्चर है इसमें ये चीज़ नहीं हो सकेगी, इसमें सब चीज़ें ऑनलाइन है, जो करेगा वो खेलेगा, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, इसके अलावा और किसी के लिए कोई चांस नहीं है, ना करप्शन ना फ़ोन, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, इन्होंने जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर इन्होंने अंडर 16 लेवल बड़ा ज़बरदस्त किया है। अब जो एक प्रॉब्लम आ रही है ऊपर वाले लेवल पर, जैसे हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, इन्होंने टोटल 5 टीमें बना दी हैं, 5 से 6 टीमें। हालांकि मेरा इस चीज़ से गिला भी है, इनको चाहिए था खान साहब को ये 5 टीमों के बजाय ये 10 टीमें कर देते। अच्छा, मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ। केपीके की अभी एक टीम होगी, पूरे केपीके की। पहले इस केपीके में 3 रीजन होते थे, एबटाबाद रीजन, फाटा रीजन, पेशावर रीजन। इन तीनों रीजन में कितने कितने प्लेयर खेलते थे? 15 एबटाबाद, 15 फाटा, 15 पेशावर। अच्छा, अब ये पूरी केपी एक टीम बन गई है, वो रीजन सब ख़त्म हो गए हैं। अब इसी एक रीजन में, केपी के रीजन में सिर्फ 15 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, वही 13 लड़के, जो 14 लड़के हैं, जो 15 लड़के हैं, वो किधर गए और रीजन के? अब फाटा रीजन से टोटल 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, 2 या 3। अच्छा, एबटाबाद रीजन से मैं हैरानगी की बात है, अहमद जमाल को अभी उन्होंने सेलेक्ट किया है, जिसने पूरी साइड को 4 डे मैच में सुई गैस के खिलाफ, जिसमें मिसबाह हक भी खेल रहे थे, जो अभी कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, उनको आउट किया, पूरी एक टीम को उन्होंने आउट किया। उन्होंने उठा के उसको वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट में डाल दिया, वनडे टीम में। हालांकि वो तो वनडे टीम के अच्छे बॉलर हैं, आपने टेस्ट मैच में उनको 4 डे में उनका नाम ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। वो इसलिए इनका नाम नहीं डाला क्योंकि आपके पास टेस्ट प्लेयर मौजूद है आगे। आपने तो रिस्पेक्ट देनी है पाकिस्तान के जो टेस्ट प्लेयर हैं, इमरान खान हो गया, जुनेद हो गया, समथिंग जो भी जितने भी हो गए, आप तो उनको बाहर नहीं निकाल सकते। अब जो अहमद जमाल तो चलो एक आ गया, अब जो पीछे 14 प्लेयर थे, 14 प्लेयर, वो 14 प्लेयर किधर जाएंगे एबटाबाद के? ठीक।
उनकी जो रोजी रोटी लगी हुई थी वो किधर जाएंगे। इमरान खान साहब की सबसे पहली जो हुकूमत आई थी, मुझे अभी भी याद है, उनकी यही प्रायोरिटी थी कि हम हर किसी को रोज़गार देंगे जी। तो ये फिर रोज़गार लेने वाली बात हुई ना, देने वाली बात तो ना हुई। ठीक। तो यही अभी आप फाटा की तरफ चले जाएं, टोटल 2 लड़के हैं, 13 लड़के किधर गए। मैं अब सिर्फ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, कोचेस किधर गए, ट्रेनर किधर गए, फिजियो किधर गए, ऑलरेडी तो 5 से 10 स्टाफ वो हैं, वो किधर गए। ठीक। सब बेरोजगार हो गए ना। तो खान साहब को ये चेक करना चाहिए था, इसकी इस्लाह इस तरह करनी चाहिए थी, पीसीबी को, स्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप करना चाहिए था। यही जो 5 टीमें हैं, ये 10 टीम फर्स्ट क्लास कर देते। ठीक। अगर आप 10 टीम फर्स्ट क्लास कर देते हैं, अब इंडिया की इस टाइम 24 से 30 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं। अच्छा। गालिबन इससे भी ज़्यादा हैं, कुछ मैं कंफर्म नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। खान साहब कह रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर में तो उधर टीमें 3-4 हैं, पर उधर क्लब लेवल, इस लेवल, ग्रेड 2 लेवल, ये लेवल में पैसे ही इतना है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इधर तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फर्स्ट क्लास लेवल पे पैसा है। अगर आप एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाते हो तब जाके आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। अच्छा। अदरवाइज आप अंडर 19 प्लेयर हो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ इजीली गुजार सको, कोई वो नहीं है। वही 1 से 2 महीने की आपकी लाइफ है जो आपको पैसे मिलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। अंडर 16 का ये है। अगर खान साहब आप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, फिर उतना पैसा भी लगाएं, उतनी टीमें भी बनाएं, वो निज़ाम भी वो करें। अब आप इधर 10 टीमें अगर डाल देते तो पूरा पाकिस्तान खुश होता, पूरे प्लेयर्स खुश हो जाते। हालांकि जो पीछे 13 प्लेयर्स बच गए हैं, ये बात नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, वो टैलेंटेड हैं। अच्छा। वो डिजर्विंग है। अब वो जगह किस तरह बनाए। अब इस पूरी केपी टीम में सिर्फ एक लड़की की जगह बन सकती है। अच्छा। वो कैसा लड़का होगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी जिसको मीडिया भी देखेगी, सब लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह आ गया। या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या ऊपर से एक कॉल, ये 2 चीज़ें रहेगी, फर्स्ट क्लास में जगह बन सकती है। इसके बाद इसके अलावा अदरवाइज कोई जगह नहीं बन सकती आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास टेस्ट प्लेयर ही इतने ज़्यादा है। ठीक। आप टेस्ट प्लेयर बाहर बैठाए ना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप 5 कर दे, टेस्ट प्लेयर को आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खिलाएं, तो फिर हमारे लड़के पूरे आ सकते हैं। अभी तो 6 से 7 प्लेयर हर टीम में, तो 7 नहीं, मैं गालिबन 8 से 9 प्लेयर टेस्ट प्लेयर होंगे आपके। पाकिस्तान वनडे खेले हुए होंगे, T20 खेले, वो प्लेयर बीच में आ जाएंगे, तो फिर और प्लेयर के फर्स्ट क्लास के जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो किधर चले जाएंगे। ठीक। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। लास्ट ईयर ग्रेड 2 में एक लड़के ने 32 आउट किए थे, मरदान का था। अच्छा। 32 आउट, लेफ्ट आर्म स्पिनर था। उसका नाम नहीं है। उसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टेस्ट प्लेयर है। अच्छा। आपके पास टेस्ट प्लेयर होंगे, आपने रिस्पेक्ट देनी है उन लड़कों को, तो फिर आप चांस नहीं दे सकते। तो इसका सोल्यूशन यही है। खान साहब उम्मीद है इंशाल्लाह ये फैसले पर नज़रसानी करेंगे, दोबारा बहाल करेंगे इस चीज़ को। पहले इसको कम से कम 12 टीमें कर दें आप फर्स्ट क्लास की। अच्छा। सब लोग क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, क्रिकेट पे इंटरेस्ट भी होगा, दोबारा जो क्रिकेट एक नीचे चली गई है वो दोबारा उठ जाएगी। ठीक। इसका सोल्यूशन ये है जो आपने पहला सवाल किया, मैंने इसका। अच्छा, तो आप मुझे ज़रा पहले जो क्रिकेट का सिस्टम था उसके हवाले से ज़रा बताएं कि पहले जो निज़ाम था क्रिकेट का, जो सिस्टम था वो कैसा था। देखिए, मैंने पहले भी इस चीज़ पर डिस्कस की है। अंडर 19 का जो लेवल होता था पहले, ये क्लब क्रिकेट को इतनी हैसियत नहीं होती थी। अच्छा। क्लब क्रिकेट मैटर ही नहीं होता था, ये डायरेक्ट अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट होती थी। अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट कैसे होती थी? अपने कोचेस, अपने सेलेक्टर बॉल किया, डिजर्विंग है नहीं, रखो टीम में, रख दिया उसको टीम में, और उसको टीम में भी रख दिया, उसको फिर मैचेस खिला दिए जी। और मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उसमें एक लड़का था, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, इतना अच्छा बॉलर भी नहीं था। उसको बस एक हमारे पाकिस्तान में जो कहते हैं ना, जो मैं ये पिछले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कॉल्स वगैरह होती हैं, खिला लेते हैं, सिफारिश वगैरह, वो कॉल्स के ज़रिए से खेला था वो लड़का। अच्छा। उसने 14 आउट कर दिया डिस्ट्रिक्ट में। बॉलर इतना अच्छा नहीं है। आउट तो किस्मत से होता है ना, इंसान को अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, 100% देना चाहिए। आउट कराने ना कराने वाली ज़ात अल्लाह है। ठीक। उस लड़के ने 14 आउट कर दिया। अब जब रीजन के ट्रायल्स आए, जब वो बॉलिंग कर रहा था तो सिलेक्टर सब परेशान थे, ये कौन है, कहते इसी तरह, ये कौन, इसने 14 आउट किए, कहते हैं यहाँ इसने 14 आउट किए, किस तरह आउट किए। ठीक। तो ये चीज़ होती थी। अच्छा। पहले वो लोग खेलते थे, अब वो लोग नहीं खेल सकेंगे पुराना स्ट्रक्चर। अब पुराना जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर होता था उसमें यही था कि फर्स्ट फाटा की टीम थी, एबटाबाद रीजन की टीम थी, वो टीमें अब ख़त्म हो गई हैं। नीचे लेवल पे पुराना लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब था। पुराना जो स्ट्रक्चर, पुराना जो पहले स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, बेटर था। इमरान खान साहब को इसको भी अच्छा करना चाहिए था। यही 6-7 टीमें जो हैं, ये 12 तो क्या समझते हो कि यहाँ पर कैसा एक निज़ाम बनाना चाहिए, कैसा एक सिस्टम बना लेना चाहिए क्रिकेट के जिसमें हर एक बंदा जो कि डिजर्विंग की आप बात करते हो, जो टैलेंटेड की आप बात करते हो, वो अपना किरदार अदा कर सकें। देखिए, इसका एक ही सोल्यूशन है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि आपको अगर 10 टीमें, आप उसको 12 टीमें कर दें फर्स्ट क्लास की। जो बचा हुआ टैलेंट है, जो जिसको कभी चांस नहीं मिल जाता,
उसको भी चांस मिल जाएगा। ऑलरेडी 12 टीमें होंगी पूरे पाकिस्तान के जो अच्छे क्रिकेटर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि आप हर किसी को फर्स्ट क्लास खिला लो। फर्स्ट क्लास कोई गप क्रिकेट नहीं है कि एक वो क्रिकेट है जिधर से पाकिस्तान की सीढ़ी चढ़ती है पाकिस्तान टीम में जाने के लिए। आप डिजर्विंग प्लेयर कराओ जो परफॉर्मेंस करते हैं, भरे पड़े हैं हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, टॉप करते हैं, उनको कोई चांस ही नहीं मिलता। मैं बड़े नाम ले सकता हूँ जिन्होंने टॉप किए, उनको पाकिस्तान क्रिकेट में चांस ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसी वजह से नहीं मिला, आपका स्ट्रक्चर जो था, आपकी टीमें जो थी, आपका जो आगे निज़ाम था वो पहले वाले उसमें इतना बेहतरीन नहीं था। उम्मीद है अभी जो नया स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह इसमें छोटे लेवल पे तो बड़ा अच्छा इन्होंने किया। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ छोटे लेवल पे जो स्ट्रक्चर। जब छोटे लेवल को पढ़ के मैं ऊपर जा रहा था तो अचानक धचका लगा मुझे कि ये छोटा, इन्होंने छोटे लेवल अंडर 16 अंडर 19 क्लब इतना अच्छा कर दिया ऊपर वाले, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे। अब ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये जा रहा है प्लेयर ऊपर अंडर 16 परफॉर्म करता है, जब इधर पहुंचता है आगे रास्ता बंद है, वो किधर जाएगा? ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे गिरेगा ना। ये इन्होंने कर दिया। अब प्लेयर ऊपर वाला किधर जाए? 14 प्लेयर किधर जाए? 16 प्लेयर किधर जाए? किधर से खाएं अब वो? अच्छा, उनके पास तो और कोई ऐसा हुनर भी नहीं है वो इधर उधर जाके कमा सकें। ठीक, क्योंकि इन्होंने जिंदगियां लगा दी है ना। 32-33 साल के फर्स्ट क्लास प्लेयर होते हैं। ठीक, अब 28 साल के फर्स्ट क्लास प्लेयर, अब वो किधर जाएं? पूरी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली होती है। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से आप मुझे बताएं कि एक प्रोफेशनल और एक बेहतरीन क्रिकेटर कैसे बना जा सकता है? एक प्रोफेशनल, एक बेहतरीन क्रिकेटर देखें, क्रिकेटर बनने के लिए एक हार्डवर्क, जो कि जैसे कहते हैं ना, हार्डवर्क तो होता है। क्रिकेटर बनने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेचुरल, आपके पास क्रिकेट का टैलेंट है तो आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है तो फिर आपको क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहचाना कैसे जाए? देखें, मैं इस चीज़ पर आता हूँ। हमारे आजकल जिस तरह छोटे छोटे स्कूल बन गए हैं, गलियों में स्कूल बन गए हैं, जिस तरह वो बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह क्रिकेट में भी ये चीज़ आ गई है। हर जगह एकेडमीज बन गई हैं। अच्छा, हर जगह एकेडमीज अपने लालच के। उधर कोई प्लेयर आता है, उसके ट्रायल्स लेते हैं, वालिदैन को ये कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये तो बड़ा अच्छा जल्दी बन जाएगा, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, किस लिए? अपना बिजनेस के लिए। इनको चाहिए ये है कि मैं इनको सजेशन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता भी हूँ कि पहचाना किस तरह जाता है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर। सजेशन ये है, ये जो लोग इस तरह कर रहे हैं उनको जब आए उनके ट्रायल्स लें, अगर वो एलिजिबल हैं, अगर वो क्रिकेटर बन सकता है तो आप उसे लाजमी इनकरेज करें। अगर वो उसमें वो गट्स नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेटर के गट्स नहीं है उसमें, तो आप उनके वालिदैन को रिक्वेस्ट कर दें कि ये क्रिकेटर नहीं बन सकता, प्लीज़ आप जो इसकी फील्ड है, शायद अल्लाह ने उसको किसी और काम के लिए पैदा किया हो, वो उस काम में बेस्ट कर सकता हो, उस फील्ड में आप लेके जाएं उसको। अब पहचाना किस तरह जाता है क्रिकेटर? देखें, क्रिकेटर जो कोचेज़ होते हैं ये बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं बड़े एक्सपीरियंस। जब कोई टैलेंटेड या कोई प्रोफेशनल जिसमें एक टैलेंट होता है ना, टैलेंटेड क्रिकेटर, वो जब दरवाजे से आता है, कोचेज़ उसके चलने से पहचान जाते हैं। अच्छा, इसमें कितना टैलेंट है, ये हकीकत है। आप देखेंगे कि एक कोई प्लेयर आ रहा हो फर्स्ट टाइम दरवाजे में, दूर से कोचेज़ पहचान जाते हैं ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अगर लग भी जाए, बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, अच्छा फिर उसको नेट में देख लेते हैं। अगर वो उसका फॉर एग्जांपल वो फास्ट बॉलर है, उसका रिलीज़ अच्छा है, उसका फॉलो थ्रू अच्छा है, उसका बैक पूरी लगती है, उसका एक जो रनअप है, उसका एक जो रिदम है वो अच्छा है, तो फिर उसको आप रख सकते हैं। फिर उसकी आप तारीफ़ भी करें उनके वालिदैन के सामने, ये पहचाना जाता है, फिर वो बहुत जल्दी ऊपर भी आ सकता है। ठीक, आप मुझे इसके हवाले से बताएं कि एक क्रिकेटर के लिए क्या क्या चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? एक क्रिकेटर के लिए तो फिटनेस जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने क्रिकेटर्स जो यंग टैलेंट है उनको ये पैगाम भी देना चाहूँगा, बी कैलकुलेट, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते जी। उनको नहीं पता होता कि हमें उठना किस टाइम है, हमें बॉलिंग आज कितनी करनी है, हमें आज फिटनेस क्या करनी है जी। उनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनको बताने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, पैसे लेने वाले तो बहुत ज़्यादा है ना हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल पैसे लेने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, अकेडमीज वाले। उनको ये चीज़ नहीं बताते कि आपने बॉलिंग किस तरह करनी है, आपने क्या करना है। तो मेरा उनके यही वो है कि आप सुबह 6 बजे उठें, 6 बजे नहीं सॉरी, नमाज के लिए उठें, नमाज के बाद आप अपनी एक्सरसाइज करें, आप मुख्तलिफ अपने टाइम टेबल सेट करें। सुबह आप अगर करते हैं एक दिन एजिलिटी प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ करें, उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, स्प्रिंट्स करें, कोर करें, जो चीज़ें हैं इसको आप रोज़ाना चेंज करें। जब आप रोज़ाना चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी में चेंज आएगी। आप रोज़ाना अभी एक शटल्स या एजिलिटी प्रैक्टिस रोज़ाना 7 दिन करते हैं तो आपकी बॉडी में वही एक जगह डेवलप होगी, और जगह आपके डेवलप नहीं होंगे। उनके बाद उनको नेट प्रैक्टिस पे किस टाइम जाना है जी। उनको नेट पे जाके आज बॉलिंग कितनी करनी है। अगर उसकी बॉडी 6 आवर मानती है तो ये ना हो कि वो 10 आवर बॉलिंग करे, अगले दिन वो उठ नहीं सकेगा। कोचेज़ ये नहीं बताते कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 8 आवर की है, वो 10 आवर कर लेता है, फिर अगले दिन उसकी बॉडी यूँ स्टिफ होती है, उसको पता ही, वो सोच रहा होता है मेरे साथ हो क्या रहा होता है।
उसको नहीं पता कि इसकी बॉडी 6 या 8 आवर पे मानती है। ठीक। फिर उसको शाम के टाइम पे अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि शाम के टाइम जो हवा फिर थोड़ा बहुत सूरज नीचे आता है उस टाइम कौन सी एक्सरसाइजें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसमें कोर आ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजें आ जाती हैं। ये टाइम टेबल प्लेयर्स को सेट करना चाहिए, तब वो जाके एक अच्छा टाइम टेबल के हवाले से आपने बात किया, तो एक क्रिकेटर या जो लोग हैं वो अपने लिए कैसे एक इस तरह एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकें, सुबह कैसे वो जल्दी उठ सकें, ऐसी कौन सी टिप्स हैं फिटनेस के हवाले से कि वो उसको सही तरीके से फॉलो कर सके और जो प्लानिंग्स हैं उनकी उन प्लानिंग्स को पूरी कर सकें। गुड, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। उम्मीद है इस क्वेश्चन से लोगों को बड़ा फ़ायदा भी होगा। देखें, एक आम इंसान के लिए भी फिटनेस करना, एक रनिंग करना, जॉगिंग करना, जो भी है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जान है तो जहाँ है। तो सबसे पहले ये है कि कोई बंदा बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, वो परेशान हो जाए, वो फिर सोचता है कि मुझे रनिंग करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसको उस टाइम फिर ख्याल आता है, तो फिर सोचता है मैंने सुबह 6 बजे जाना है रनिंग पर, एक्सरसाइज पर जाना है। वो ऑफिस से भी जल्दी आ जाता है, जल्दी भी सो जाता है, 9 बजे हालांकि उसकी आदत होती है 1 बजे सोने की। 9 बजे सोता है, उसको नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है, वही जो फिर अपना फ़ोन निकाल लिया, जो सोशल आइकन्स हैं वो यूज़ करने लग गए। करते करते रात के 1 बज जाते हैं। जब 1 बज जाते हैं फिर चेंज मेन करके जब सोता है, सोने टाइम उसके जहन में थॉट्स चल रहे होते हैं। थॉट्स क्या चल रहे होते हैं? मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं किस तरह उठूँगा? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, ये ब्रेन एक ऐसी चीज़ है कि 100 नेगेटिव चीज़ें आपके सामने ला के रख देती है। फिर अचानक एक नेगेटिव चीज़ चल रही होती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अखबार में, इंसान के लिए, एक बंदे के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो फिर उस चीज़ से एकदम घबरा जाता है। अब इसका पॉजिटिव सोल्यूशन क्या है? जब आप रात को सोने टाइम पॉजिटिव सोल्यूशन, पॉजिटिव सोचेंगे, अचानक आपके जहन में एक थॉट्स पॉजिटिव चल रहा होगा। मैं तो एक दफ़ा 4 बजे बस पकड़ने के लिए उठा था, 6 बजे तो फिर लेट है, 6 बजे तो मैं इजीली उठ जाऊंगा। जब आप ये करोगे कि पॉजिटिव सोचे, आपके जहन 100 पॉजिटिव थॉट्स आपके सामने रख देगा। और साथ आपने 3 से 4 बार ये बोलना है, सुबह मेरे लिए उठना आसान है, मतलब आई कैन डू इट, आसान है, यस आई कैन डू इट, आसान है। जब आप 3 से 4 दफ़ा आसान बोलेंगे तो आपका ब्रेन 100 पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने ला के रख देगा, माइंड बन जाता है। हाँ, उसमें फिर आपके जिस्म को कितना फिट करना है, फिर आपको खुशी भी होगी। चाहे बेशक आप 1 बजे सो, मुझे आसान है सुबह उठना, और फिर आप इजीली हर एक टारगेट को चेस कर पाओगे, इजीली कर लो। ये टिप्स होता है सुबह उठने के लिए। अच्छा, बेशक सोएं। अगर वो सोचता है कि मैं कॉलेज ऑफिस में मुझे नींद आएगी, उसका भी सोल्यूशन है, 1 कॉफ़ी पी दो, एक्स्ट्रा 2 कॉफ़ी पी लो, आसान है सुबह उठना। जब आप अपने ज़िंदगी में कहोगे ये काम आसान है, वो काम नामुमकिन नहीं होता, फिर वो काम इजीली हो जाता है। अच्छा, ये टिप्स है उनके लिए, जो लोग अप्लाईबल करेंगे इंशाल्लाह, जो भी अप्लाई करेंगे वो उठ जाएगा, वो इंशाल्लाह इसका रिस्पांस इंशाल्लाह अच्छा मिलता रहेगा। क्योंकि आप कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, मैंने कभी पहले कोहिस्तान का नाम नहीं सुना था। मैंने पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया, लेकिन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं गया। और कोहिस्तान की अपनी अभी आपने बात की, मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था। तो आप ज़रा मुझे कोहिस्तान के हवाले से बताएं कि वो कैसी सरज़मीन है, और वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से, वहाँ के लोगों के हवाले से, उन सारी चीज़ों के हवाले से ज़रा मुझे बताएं। थैंक यू हमाद, आपने मेरे इलाके के बारे में क्वेश्चन पूछा और मेरे इलाके के नाम आपने पूरी दुनिया के सामने लाया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के तमाम लोगों को पता चले। कोहिस्तान बहुत से लोगों से छुपा हुआ है। कोहिस्तान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अच्छा, माशाल्लाह। कोहिस्तान वो इलाका है जिसे आप देखते ही इंसान दंग रह जाता है, इंस्पायर होता है। इतना खूबसूरत इलाका है, इतना सुकून है उस इलाके में, मुख्तलिफ झीलें हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उधर जाके वो एक दिन रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन वो मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे जाते थे और बैठ जाते थे उधर, जो सीनरीज हैं उधर बैठ जाते थे, और लोगों को पता तक नहीं होता था कि काफ़ी टाइम तक इमरान खान साहब आए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि लोगों को किसी ने बताया ही नहीं है कि उधर अवेयरनेस ही नहीं दी है। अच्छा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर, लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के उस पर मामूल पर मसरूफ़ हैं, अपना माल मवेशी जो है वो अपने चराते हैं, और वही जो उनका खाने पीने का जो अपना अखराजात हैं, वो माल मवेशी चराते हैं, फिर उनका जो घी होता है उसी को बेच के, जो मुख्तलिफ अनाज वगैरह होते हैं वो उनको बेच के गुजारा करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पर आ जाएँ तो कोहिस्तान बहुत बैकवर्ड एरिया है। अच्छा, बहुत बैकवर्ड रखा भी गया है, एरिया भी है। कुछ लोगों की नाअहली की वजह से अभी तक कोहिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। स्पेशल पालस, हालांकि पालस में बहुत ही टैलेंटेड लोग, बहुत ही लीडराना सलाहियत रखने वाले लोग मौजूद थे। अच्छा, उनको आगे नहीं लाया गया, मगर इस वजह से पालस तरक्की नहीं कर पाया। एजुकेशन पे आप आ जाते हैं, उधर तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल।
2 घर के साथ आप जाएंगे, एक स्कूल आपको मिलेगा। अच्छा। फिर 2 घर के साथ आप जाएंगे, एक स्कूल मिलेगा। क्यों स्कूल मिलेगा? क्योंकि हमारे नुमाइंदे को चाहिए था ना, साहब का जो नुमाइंदा था, कि आपको घर के पास स्कूल ना देते, एक स्कूल बनाते जिधर पूरी पब्लिक जाती पढ़ने के लिए। अब जो उधर टीचर लगा हुआ है वो भी, ज़मीन भी उसकी अपनी है, टीचर जो है वो भी अपना होता है, सुबह आके स्कूल में बैठ गया तो जो छुट्टी की टाइम है वो चला गया। अब देखिए इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है कोहिस्तान में। अच्छा। इंप्रूवमेंट इस तरह हुई, जो साबका हुकूमत थी पीटीआई की, पहले भी पीटीआई की थी, केपी में, हमारे केपीके में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम उधर लॉन्च किया है, मॉनिटरिंग टीम। अच्छा। पहले तो उधर टीचर्स बैठे हुए होते थे, 20-20 सालों से तनख्वाह ले रहे थे, कि उनको तो कोई गरज ही नहीं था कि हमें इधर ड्यूटी करनी है या बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। तो उनको भी ये जो गिला है मेरा उन टीचर से भी है, जो बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाते थे, ताकि हमारा ये जो हम कोहिस्तान है पूरा ये आगे इस वजह से नहीं बढ़ सका। उनकी भी नालायकी है, उनकी भी नाअहली है। उन्होंने एक मॉनिटरिंग टीम लॉन्च की, खान साहब ने। मॉनिटरिंग टीम लॉन्च करने के बाद हर 15 दिन बाद वो विजिट करते थे। अगर कोई स्कूल में कोई टीचर अगर मिस हो, उसके ऊपर जुर्माना लगता था। अच्छा। उसके ऊपर प्रॉपर एक नज़र रखी जाती थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इन्होंने मॉनिटरिंग टीम काफ़ी बेहतर की है। फिर भी मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। उन्होंने फिर इस मुश्किल का सोल्यूशन निकाल दिया लोगों ने। जिस दिन मॉनिटरिंग वाला स्कूल जाता है, ये भी पीछे से टीचर पहुँच जाते हैं। अब इन्हें कोई इस तरह की चीज़ करनी चाहिए ताकि 30 दिन पूरे जो टीचर्स हैं वो भी ड्यूटी करें, मॉनिटरिंग वाले इन पर पूरा चेक रखें। दूसरी बात यह कि मॉनिटरिंग वाले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेजा करें, ये पास वाले डिस्ट्रिक्ट से भी ये ना भेजें। अगर ये एग्जांपल कोहिस्तान है, ये एबटाबाद से भेजें, ये हरीपुर से भेजें, मानसेरा से भेजें। अच्छा। और हर 8 दिन बाद ये भेजें। ये निज़ाम इस तरह कंट्रोल हो सकता है। तालीमी जिधर तक है, हमारे लड़के बड़े टैलेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी लास्ट टाइम MBBS ईटा टेस्ट हुआ है, उसमें हमारे लड़कों ने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है माशाल्लाह। 10 से 12 लड़के अपेयर हुए हैं जो कि बिल्कुल ओपन मेरिट से गए हैं, क्योंकि हज़ारा में जो टॉप पर गए थे वो हमारे कोहिस्तान के लड़के हर साल जाते हैं, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा गए हैं। अच्छा। क्योंकि टैलेंट है उधर, कोई अवेयर करने वाला बंदा नहीं है आज तक, उनको कोई सीधा रास्ता बताने वाला कोई बंदा नहीं आया। जो लीडर्स आते थे उन्होंने अपनी बात करनी थी, अपनी बात करके आवाम को जो उधर का कल्चर है डेवलप करके अपना वोट ले लिया, आके नुमाइंदे मुंतखब हो गए, अपनी जगह जाके उधर बैठ गए। उनको फिर ये नहीं पता होता था कि इलाके के लिए डेवलपमेंट का आप क्या करने हैं, रोड बनाने हैं, स्कूल किस तरह हमने डेवलप करने हैं, ऊपर किस तरह हमने लेके आना है, इलाके का नाम किस तरह ऊपर लेके आना है। मैं हमाद आपको यकीन से कहता हूँ, अगर ये हमारे जितने भी कोहिस्तान पूरे के, क्योंकि कोहिस्तान 3 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, ज़िला कोले पालस जी, ज़िला पटन, उसके बाद ज़िला अपर कोहिस्तान। अच्छा। अगर ये हमारे साबका नुमाइंदे जितने भी हैं स्पेशल पालस में, ये लोग अगर इस पालस को मुल्की सतह पर सामने लाते ना, मैं यकीन से आपको कहता हूँ आप हुंजा, चतराल, सवाद ये जगह आप भूल जाएं जी, क्योंकि इतनी खूबसूरती है, कुदरती झीलें बनी हुई हैं उधर, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक, कुदरती झीलें हैं, कुदरती, एशिया का सबसे बड़ा चरागाह हमारे पास है, पता ही नहीं, एशिया का, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा चरागाह, नज़र नहीं पहुँचती, बिल्कुल ग्रीनरी है उधर, झीलें हैं उधर। आप जाएँ आपको मुख्तलिफ परिंदे मिलेंगे। अच्छा, मैं एक परिंदे के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिजील नाम है, हमारे गांव में एक परिंदा है जो, हाँ जिजील, जो पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। सिर्फ कोहिस्तान में पाया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं है उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। अच्छा। उसके बाद कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, कोहिस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा। तो ये उन लोगों को ऊपर लाना चाहिए था ना, जो हालांकि अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ये तो उन लोगों का हक था ना, ये ऊपर लाते, मुल्की सतह पर बताते, हालांकि उन्होंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? जो उनका अपना जो कुछ उन्होंने लेना था वो रुक जाना था, उनके पास नहीं आना था, सीधा डेवलप होने के पास जाना था। अभी हालिया दिनों में सुपट वैली, जो कि हमारी कोहिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली है, जिधर ट्राउट मछली भी पाई जाती है जी, और इंतहाई खूबसूरत झीलें हैं, इंतहाई जिसे कहते हैं ज़बरदस्त ग्रीनरी है। उस टूरिज़म प्लान को KPK में 20 से 25 जगहों को आई थिंक हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं KPK, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसमें कोहिस्तान भी था। सुपट वैली को उन्होंने निकाल दिया उस टूरिज़म प्लान से। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने क्यों निकाला है? हम इसलिए निकाला होगा ना, हम हज़ारा के एंड पे आते हैं जी, या आपने इसलिए निकाला होगा ना, आपने ये टूरिज़म प्लान सवाद को जाके देना है। तो ऑलरेडी आपने मालन जब्बा पे इतनी ज़्यादा, मालन जब्बा, मैं आपको फिर एक दफ़ा कहता हूँ, मालन जब्बा कुछ भी नहीं है कोहिस्तान के सामने। अच्छा। एक दफ़ा इंशाल्लाह ये कोहिस्तान, इंशाल्लाह जितनी हम कोशिश होगी आपके तवस्सुत से, इंशाल्लाह हम ज़रूर विजिट करेंगे, इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से हम इस जगह को ऊपर लेके आएंगे और मुल्की सतह पर लोगों को दिखाएंगे।
कोहिस्तान क्या चीज़ है। इसके अलावा ज़रूर हम विजिट भी करेंगे इस जगह कोहिस्तान के का और बिल्कुल अवेयरनेस भी फैलाएंगे इंशाल्लाह लोगों के अंदर, और वहाँ की टूरिज़्म और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। कि कितने ज़रूरी है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल थैंक यू। मैं यही पहले क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ, मेरा यही पैगाम है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप नज़रसानी करेंगे, ये जो पुराना स्ट्रक्चर था फर्स्ट क्लास का, इसको आप दोबारा लेके आएंगे, और दोबारा लेके आने के साथ साथ इसके ऊपर आप 5 टीमें और भी ज़्यादा ऐड करेंगे। अगर हमारे पास पहले 6 टीमें थी, आप 12 कर दें। अगर 12 से आप 13-14 भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। जो क्रिकेटर्स बचे भी हुए हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो डिज़र्व करते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनको मौका मिले वो आपको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, जो PSL में अपनी जगह बना सकते हैं, वो लड़के ऊपर आ जाएंगे और मुल्क की सतह को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरा जो आखिरी पैगाम है, थैंक यू वंस अगेन। और हम जो काम भी करेंगे इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए करेंगे, इस सरजमीन के लिए करेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क का नाम सबसे आगे है, इसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह जो सजेशंस आपने दिए और जो मसाइल आपने पेश किए हैं, इंशाल्लाह वो पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचेगा, और जो चीफ सेलेक्टर है मिसबाहुल हक और जो कोच हैं वकार यूनुस, उन तक भी आपका पैगाम ज़रूर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।